जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपने हमारे सेशंस देखे होंगे जो हमने प्रैक्टिस पेपर के अपलोड करे थे। अब आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट लेकर आई हूँ, दैट इज पेयर्ड वर्ड्स। ये अभी लास्ट टाइम सीडीएस एग्जाम में आया था, तो स्पेशली जो सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर्ड वर्ड्स मतलब होमोनिम्स। देखिए, हम ऑलरेडी होमोनिम्स का एक सेशन अपलोड कर चुके हैं। सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ये मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे नाउन और वर्ब का डिफरेंस हो गया, या स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, बट मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। तो पेयर वर्ड्स का सिनोनिम पेयर वर्ड्स का सेक्शन पहली बार एग्जाम में आया था। सो थोड़ा सा मुझे आपको इसके बारे में ब्रीफ करना है कि एग्जैक्टली आपको इस सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू गो अबाउट इट। देखिए, अल्टीमेटली इट इज ऑल वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी ही है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है सो यू कैन इजीली गो अबाउट इट। सीडीएस 22 के सेकंड पेपर में ये सेक्शन ऐड हुआ था। उन्होंने वोकैबुलरी का सेक्शन हटा के आपको पेयर्ड वर्ड्स का दे दिया था। तो अगर आपको मान लीजिए 2 वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग भी पता है और उस पर बेस्ड आपको ऑप्शंस दिए गए हैं दोनों वर्ड के मीनिंग के बेस्ड पे, अगर एक वर्ड का मीनिंग भी पता है तो इजीली आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज दूसरे वर्ड का मीनिंग जो भी लिखा होगा एटलीस्ट यू नो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक वर्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। तो ये कुछ तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एंड हाउ यू हैव टू गो अबाउट देम। सो लेट अस स्टार्ट। ऑलराइट, ओके, नाउ सी द फर्स्ट 2 वर्ड्स आर perspicacity एंड perspicuity। अब देखिए, सिमिलर वर्ड्स हैं, पेयर्ड वर्ड्स इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि काफी मिलते जुलते हैं स्पेलिंग वाइज, दे आर क्वाइट सिमिलर। सो perspicacity एंड perspicuity। अब जैसे मैंने आपको कहा था, इट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी। अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है, या मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक का मीनिंग भी पता है, तो भी हम ऑप्शंस में से आंसर ढूंढ सकते हैं। अब ये ए बी सी डी हमें 4 ऑप्शंस एग्जामिनर ने दे दिए हैं। अब इन 4 में से एक करेक्ट आंसर है। देखिए, दोनों के मीनिंग्स दिए गए हैं, एक ऑप्शन होगा जिसमें दोनों शब्द के मीनिंग करेक्ट है। मान लीजिए आपको पर्स्पिकैसिटी का मीनिंग पता है। पर्स्पिकैसिटी का मतलब होता है व्हेन यू आर क्लेवर, श्रूड। एक आपकी हर चीज को लेके एक पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। और आपको पर्स्पिक्विटी का मीनिंग, पर्स्पिक्विसिटी का मीनिंग नहीं पता, तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं कि आप ऑप्शन सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे ए में लिखा है पर्स्पिकैसिटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न, बी में पर्स्पिकैसिटी मींस लूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें एक्सप्रेशन तो नहीं है, बेसिकली आप थोड़े क्लेवर हो, आपका हर चीज का पर्सपेक्टिव है, तो आप सामने वाले की चीज को काइंड ऑफ आउटराइटली मना कर देते हो कि नहीं, ये नहीं सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो व्हेन यू हैव अ काइंड ऑफ श्रूडनेस इन यू, तो इसलिए देखिए बी करेक्ट आंसर नहीं होगा एंड सिमिलरली सी भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए या डी। तो अब हमें पर्सपिक्विसिटी का मीनिंग तो अभी बिल्कुल भी नहीं पता, तो एटलीस्ट इससे ये हो गया है कि हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, ए या डी। तो थोड़ा सिंपल हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। यस, द करेक्ट आंसर इज अल्फा। पर्सपिकैसिटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न एंड पर्सपिक्विटी मींस लूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब है जो ये वर्ड लिखा है पर्सपिक्विटी, पर्सपिक्विटी का मतलब होता है जब आप खुल के अपने जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी आपके व्यूज हैं, वो सामने वाले को व्यक्त कर सकते हो। तो बेसिकली द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सपिकैसिटी होता है एबिलिटी टू डिसर्न, मींस यू आर वेरी श्रूड। आप अपना पर्सपेक्टिव है हर चीज को जज करने का, आप सामने वाले को चांस नहीं देता इतना इतना बोलने का, अपनी बात को आगे रखने का। प्लस पर्सपिक्विटी का मतलब होता है जब आप खुल के अपनी बात को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले के सामने। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट। देखिए, मोरलेस सेम है, सिर्फ थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट। तो अब इनका देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉम्प्लेसेंट मींस ओवर कॉन्फिडेंट एंड कॉम्प्लेसेंट मींस in the same place. Complacent means eager to please and complacent means overconfident. Complacent means eager to please. Complacent means in the same place. Complacent means overconfident and complacent means eager to please. तो अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। मान लीजिए मुझे इस वाले कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग पता है, COMPLACENT। इसका मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। तो उस हिसाब से मेरा करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे जो पहला वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, जो
LAISANT है उसका मीनिंग नहीं पता। तो अब चेक करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग पता था तो हमने एटलीस्ट बी ऑप्शन को फिगर आउट करके रख लिया है। लेट अस चेक द आंसर। यस, सी द करेक्ट आंसर इज ब्रावो। अब देखिए कॉम्प्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज। जब हम किसी को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं कि बस ये पर्सन खुश हो जाए, पेरेंट्स को खुश करने के लिए, टीचर्स को खुश करने के लिए, दैट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेसेंट। एंड COMPLACENT कॉम्प्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट। तो देखिए एक शब्द का मतलब मुझे पता था, तो किस तरीके से मैंने इजीली सेकंड वर्ड का मीनिंग भी ढूंढ के आंसर मार्क कर दिया, एंड इट्स करेक्ट। Now let us move to the next one, compliment and compliment। अब देखिए पहला वाला कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, सबने सुना होगा, किसी की तारीफ करना। When we compliment someone that yes you are looking very nice today, कई बार हम अपने फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स किसी को भी तारीफ करते हैं ना कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, so that is compliment, COMPLIMENT। अब मान लीजिए दूसरा कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग नहीं पता, ऑप्शन देखते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट है टू एनहांस, दूसरा कॉम्प्लीमेंट टू गो वेल, तीसरा है टू प्रेज, एंड फोर्थ है अगेन एनहांस। आई थिंक टू प्रेज इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना है तो प्रेज करना। सो लेट अस चेक इज सी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ABD में कहीं पर भी सेम मीनिंग नहीं दिया गया है। लेट अस चेक। Yes, see the correct answer is Charlie here. Compliment means to praise someone and compliment means to go well with। जब एक चीज दूसरे चीज के साथ अच्छी लग रही होती है वो मतलब होता है सेकंड कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। सपोज आपने कोई ड्रेस पहनी है, उसके साथ आपने कोई नेकलेस पहना है जो बहुत अच्छा लगता है, तो वी कैन से दिस नेकलेस कॉम्प्लीमेंट्स योर ड्रेस, कॉम्प्लीमेंट्स योर आउटफिट। सो सी एक वर्ड का मीनिंग पता था एंड इजीली आई गॉट टू द answer. So this is how you can go about it. Then the next one, okay, defy and defy। अब देखिए मुझे इसका मीनिंग पता है बेसिकली, ठीक है, या मान लीजिए मुझे इसका मतलब पता है डिफाई का, या हो सकता है दोनों में से किसी का भी ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। टू डिफाई मीन्स टू कॉन्फर अपॉन वन ऑफ द कॉन्फर अपॉन वन the status of God, and defy means to oppose। yes I know the meaning of defy। defy का मतलब होता है oppose, तो इसको मैं एक बार consideration में रखती हूँ। सेकंड में अगेन defy का मीनिंग सेम है, defy means to deny, okay, oppose, deny। then C defy means to oppose, नहीं ये बिल्कुल गलत है, and D the to defy means to oppose, ये भी बिल्कुल गलत है। DEFI डिफाई मतलब होता है जब हम किसी चीज को मना करते हैं, हम उसके अगेंस्ट है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर A है या B है। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज A। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली, DEFI डिफाई मीन्स टू अपोज। जब हम किसी के अगेंस्ट होते हैं हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो देखिए हमें पहले वर्ड का मीनिंग नहीं पता था बट दूसरे का पता था, तो हमने उसको कंसिडरेशन में रख के वी गॉट टू द करेक्ट आंसर। पहला जो है DEIFI डिफाई, उसका मतलब होता है कॉन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड। जैसे डेटी होता है वर्शिप करना, पूजा पाठ करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। Then the next one, evoke and invoke, very very important word students, again it's all vocabulary, full of vocab। देखिए evoke, invoke, इन मतलब अंदर, एटलीस्ट थोड़ा रूट वर्ड से हमें आइडिया लग रहा है। देखते हैं इन्वोक के क्या मीनिंग्स है। इन्वोक मीन्स टू प्रोवोक, इन्वोक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, इन्वोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील, एंड इन्वोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील। तो CD में तो लिखा है कॉल थ्रू एन अपील, जब हमें अंदर से लगता है कि हमें किसी चीज की रिक्वेस्ट करनी चाहिए और तब हमें उस चीज के लिए अपील करनी चाहिए। okay, and evoke means to provoke, evoke means to elicit a response, evoke means to call upon through an appeal, and evoke means to elicit a response। all right, so let us check the correct answer, then I'll explain you these words। yes, evoke means to elicit a response and invoke means to call upon through an appeal। देखिए इवोक वर्ड का मतलब है जब हमारे अंदर कोई भावना, जैसे देशभक्ति की भावना जागरूक होती है। अगर आपने कोई पेट्रियोटिक मूवी देखी तो उसके बाद कुछ समय तक हमारे दिमाग में वो मूवी घूमती रहती है, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग वो बढ़ जाती है, वो आ जाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इवोक। और इन्वोक होता है व्हेन यू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील। अपील जैसे रिक्वेस्ट, जब आप कोई रिक्वेस्ट या किसी से प्रॉपर्ली आग्रह करके
कोई काम करवाना चाहते हो या अपना आप कुछ भी, यू कैन से एक रिक्वेस्ट करते हो अपील करके, ओके, बी लाउड एंड बी वेरी क्लियर एंड फर्म, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वोक. तो इवोक मीन्स काइंड ऑफ टू स्टर अ फीलिंग, कोई फीलिंग किसी के अंदर जगाना. और इन्वोक होता है जब हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि यस मुझे इस चीज के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, मुझे इस चीज के खिलाफ रिक्वेस्ट या पिटिशन फाइल करनी चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वोक. सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा. Okay, next question, sympathy and empathy. देखिए again similar words but there is difference. सिंपैथी होती है सहानुभूति, हम किसी के साथ जताते हैं. अगर आपका फ्रेंड मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गया तो आप क्या शो करेंगे? सिंपैथी. आप उसको कहेंगे रो मत, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं, यू कैन ट्राई वंस मोर, आप पास हो जाओगे, डोंट गिव अप. दिस इज सिंपैथी. तो सिंपैथी होता है इस तरीके से जब हम केयर किसी के लिए दिखाते हैं. एम्पैथी होता है जब हम किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं और हमें अंदर से फील होता है कि इसको कितना बुरा लग रहा होगा. मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ किसी ने मिसबिहेव करा, या कोई एक स्ट्रेंजर भी है, आप एक स्ट्रेंजर ले लीजिए, अगर कोई स्ट्रेंजर है उसके साथ कुछ बुरा हुआ, हम उस स्ट्रेंजर को नहीं जाते तो हम डायरेक्टली सिंपैथी शो नहीं करेंगे, बट हमें अंदर से महसूस होता रहेगा कि ओ नो, इस पर्सन के साथ कितना गलत हुआ, इसको कितना बुरा लग रहा होगा इस टाइम. दैट इज द मीनिंग ऑफ empathy. So now I have told you the meanings of both the words. अब आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है. Sympathy means sharing another's feelings and empathy means understanding another's feeling. Sympathy means expressing another's feeling. Empathy means sharing another's feeling. Sympathy means pitying another's feeling. Empathy means emphasizing. ये तो नहीं होगा. And delta, sympathy means emphasizing and empathy means pitying another's feelings. अब आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है. I'll give you 10 seconds. All right, let us check the correct answer. All right, students, see the correct answer is A. Sympathy means sharing another's feeling. जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत. And empathy means understanding. आप मन ही मन समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति को, सामने वाले को कितना बुरा लग रहा होगा. That is the meaning of empathy. Okay. Let us move to the next word. Accept and accept very commonly used. Accept एक verb है. Accept का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनाना, और accept एक preposition है. Accept का मतलब होता है अलावा, किसी चीज को छोड़ के, उसके अलावा. तो देखिए accept means to exclude. No, accept means to include. क्योंकि आप तो अपना रहे हो तो ये गलत है. Agree, accept means to agree, accept means to extend. Okay. So B और C में से देखते हैं. Accept means to exclude, accept means to agree. यहाँ पर हमें दोनों के ही ऑप्शन सही लग रहे हैं. चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है. Yes, the correct answer is C. Accept means to agree और accept मतलब exclude, बाहर कर देना. तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स थे, ये आप सबने सुने होंगे. ग्रामेटिकली स्पोकन इंग्लिश में भी हम बहुत इनका यूज करते हैं. Okay, now the next set of words, reward and award. Yes, reward क्या होता है? You get reward for something. Generally reward क्या होता है? जैसे एक appreciation हो गया, आपको आपके काम के लिए मिला. ठीक है. Award क्या होता है? जैसे ट्रॉफी मिल गई, आपने कुछ स्कूल में अवार्ड जीतते हैं ना, आपको ट्रॉफी मिल गई या आपको कोई प्राइज मिल गया, दैट इज एन अवार्ड. और रिवॉर्ड होता है मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, कॉम्पनसेशन किसी काम के लिए, दैट इज अ रिवॉर्ड. So now let us look at the options. Reward is compensation for effort, and award is prize for recognition. Reward is prize for recognition. No, reward is basically compensation. Award is a prize. तो उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए. एक बार पढ़ लेते हैं. रिवॉर्ड इज प्राइज फॉर रिकग्निशन एंड अवार्ड इज गिफ्ट फ्रॉम समवन. देन रिवॉर्ड is gift from someone and award is compensation for effort. No. Now let us check the correct answer. See, the correct answer is alpha. Reward is compensation for effort and award is prize for compensation. ठीक है. Reward जब आपको कोई काम करने का एक compensation दिया जाए, it can be prize money also. And award होता है जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है? ट्रॉफी मिलती है, शील्ड मिलती है. that is an award. Okay. Next important set of word, एमिग्रेट एंड इमिग्रेट. वेरी वेरी गुड वर्ड. इसमें देखिए जब हमने होमोनिम्स का सेक्शन करा तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन करा था. आई मतलब इन, तो इमिग्रेट मतलब जो बाहर वाला हमारे देश में आ रहा है,
ई मतलब एग्जिट, तो जो हमारे देश का बाहर के देश में जा रहा है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। आपको देखिए हमारे जो ग्रामर में अल्फाबेट हैं, एक एक लेटर में भी हिडन मीनिंग होता है, तो आप उसको समझिए। इट विल रियली हेल्प यू इन योर वोकैबुलरी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं एमिग्रेट मीन्स टू इलीगली। देखिए इसमें इलीगली तो कुछ नहीं है, आप नॉर्मली मूव कर रहे हैं किसी देश में, या कोई हमारे देश कोई दूसरे देश का इंडिया में सेटल हो रहा है, तो इट्स नॉट इलीगली। तो आई थिंक इलीगली तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए हम ए ऑप्शन को अवॉइड कर सकते हैं, और सी में भी इलीगली है तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो आई थिंक बी या डी में से ही करेक्ट आंसर होगा। एमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री, इमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री, emigrate means to leave for another country, and immigrate means to arrive at another country. देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। yes, the correct answer is delta. emigrate means to leave for another country, जैसे मैंने बताया हमारे देश के भी दूसरे देश में जा रहे हैं, and immigrate means to arrive at another country, तो दूसरे देश के हमारे देश में पहुंच रहे हैं। arrive लिखा है मतलब पहुंचना। तो ये लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको मीनिंग पता है और आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो भी आप आंसर गलत करके आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एमोलेट एंड एम्यूलेट। एमोलेट एंड एम्यूलेट, अब इसमें आई गिव यू चांस स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ द करेक्ट आंसर। देखते हैं पहले ऑप्शंस। एमोलेट मीन्स टू सैक्रिफाइस, एम्यूलेट मीन्स टू फॉलो समवन आउट ऑफ एडमिरेशन, Immolate means to burn and emulate means to wear ornaments. Immolate means to burn and emulate means to simulate. Immolate means to destroy and emulate means to imitate. अब आप सोचिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। A, B, C, D. Again you have to be good at your vocabulary. All right. C. एम्यूलेट का मतलब पता है मुझे। एम्यूलेट का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं, या तो वो आपका मेंटोर है, गाइड है, इंस्पिरेशन है। उस हिसाब से तो हमारे पास आंसर ए है जो करेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए इमोलेट का नहीं भी पता बट एमोलेट का पता है, तो एटलीस्ट ऑप्शन ए पे यू कैन स्टिक टू दैट कि वही करेक्ट आंसर होगा। लेट अस चेक। यस, सी द करेक्ट आंसर इज अल्फा। इमोलेट मीन्स टू सैक्रिफाइस एंड एम्यूलेट मीन्स टू फॉलो समवन। तो देखा आपने, ये सेक्शन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग भी पता है, दूसरे का नहीं भी पता, तो भी आप कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको अपकमिंग एग्जाम में फिर से ऐसा कोई सेक्शन आता है, so students, it's my request, please don't be scared of solving it. Please कॉन्फिडेंट रहो, अपनी वोकैबुलरी यूज करो, इट्स ऑल वोकैबुलरी। ओके, वोकैबुलरी को यूज करो, और जो लैंग्वेज एग्जामिनर ने स्टार्ट करी है मीनिंग्स में, एक्सप्लेनेशंस में, ऑप्शंस में, उस लैंग्वेज को आपने बहुत ध्यान से समझना है। अब आई विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट पेयर वर्ड्स विद यू। कुछ इसके अलावा भी पेयर वर्ड्स हैं which I'll just generally discuss with you, because अब नेक्स्ट पेपर में ये रिपीट नहीं होंगे, you will have some more words coming up। तो आप एक तो हमारा होमोनिम्स का सेक्शन जो हमने अपलोड करा था उसको प्लीज रिव्यू करिए एक बार, गो थ्रू इट, बिकॉज उसमें सिमिलर पेयर वर्ड्स ही हमने पढ़ाए हुए हैं। अब आज क्लास में मैं आपके साथ कुछ और पेयर वर्ड्स भी डिस्कस करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने काफी सारे पेयर्ड वर्ड्स डिस्कस करे थे जो आपको पास्ट ईयर में आए थे। अब कुछ नए पेयर वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो आ सकते हैं। होमोनिम्स का सेक्शन देखिए जो मैंने अपलोड करा था, उसमें सारे सिमिलर वर्ड्स ही हैं, पेयर वर्ड्स हैं, तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में। सो लेट अस स्टार्ट विद सम मोर पेयर वर्ड्स। ओके, द फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आप देखिए इनमें सिर्फ एक लेटर का फर्क है। अगर आप ध्यान देंगे स्पेलिंग्स की तरफ, पहली स्पेलिंग है सीई और दूसरी है एसई, तो सिर्फ एक एक लेटर का फर्क है। तो सीई जो प्रैक्टिस होता है वो होता है नाउन, और एसई जो प्रैक्टिस होता है वो होता है वर्ब। तो जो अगर आप नाउन की बात कर रहे हैं तो आप सीई लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में वर्ब की बात हो रही है तो एसई लगेगा। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में आ सकता है, जैसे नाउन को वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं, वर्ब को नाउन से। अब देखिए क्योंकि PRACTISE एक वर्ब है, तो इसका सेकंड फॉर्म भी होगा, दैट विल बी प्रैक्टिस्ड। तो पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर रखना है, कहाँ पर नाउन आता है, कहाँ पर वर्ब आता है, बिकॉज अगर आपको वही क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट,
तो आप इसमें गलती कर कर आ सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि एक सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आएगा तो आप SE लगाएंगे, टेंस चाहे जो भी हो। ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यस्टरडे, तो इसमें ही प्रैक्टिस्ड तो S होगा SED क्योंकि वो वर्ब है, मैंने पास्ट टेंस में यूज करा है। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे CE होगा बिकॉज एक नाउन की बात हो रही है जिसकी आपको बहुत जरूरत है। तो आप इस तरीके से प्लीज जज करना सीखे पहले कहाँ नाउन लगेगा और कहाँ वर्ब। नेक्स्ट पेयर्ड वर्ड की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज बेयर एंड बेयर। देखिए BEAR बेयर, एक तो इसका मतलब होता है भालू, इट्स एन एनिमल, तो वो तो नाउन हो गया। और दूसरा मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, यहाँ पर ये एक वर्ब हो जाएगा। You have to bear a lot of people every day means you have to tolerate, तो BEAR bear का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना या किसी को जैसे हम कह सकते हैं टॉलरेट करना। देन नेक्स्ट BARE bear, इसका मतलब होता है जब आप बिना, सपोज अगर आप नंगे पैर जा रहे हो तो हम कहते हैं यू आर बेयर फुट, तो बेयर का मतलब एक्चुअली होता है नेकेड, इट एक्चुअली मीन्स नेकेड when you are just without anything, that is the meaning of bear. So I repeat, BAR bear का मतलब होता है पहला भालू और दूसरा होता है किसी को बर्दाश्त करना। दूसरा BARE bear का मतलब होता है when you go without any piece of clothing or your shoes or your socks, that is the meaning of BARE bear। जैसे barefoot होता है means नंगे पैर। तो अगेन यहाँ पर आपको आ सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होगा कि बर्दाश्त करने वाला बेयर BEAR होता है, हो सकता है वो BARE से कंफ्यूज हो जाए। सो अगेन इस तरीके के भी सिमिलर वर्ड्स आ सकते हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। इट्स एंड इट्स, स्टूडेंट प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। इट्स क्या है? एक पोसेसिव एडजेक्टिव, ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये यूज होगा सिंगुलर के लिए, किसी नॉन लिविंग या एनिमल को रेफर करने के लिए। इट्स, for example, the political party has followed its agenda। अब यहाँ पे जो इट्स लगा है यह पॉलिटिकल पार्टी के लिए लगा है, तो यहाँ पर हमने उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ITS लगाया है। तो ITS होता है जब किसी नॉन लिविंग या एनिमल को रेफर कर रहा है, और IT' कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है इट इज। जैसे इट इज रेनिंग, तो इट इज क्या हो गया? इट्स हो गया। इट इज जो होता है इट प्लस हेल्पिंग वर्ब इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स। ये आपको एरर में भी आ सकते हैं, प्लस पेयर वर्ड्स में भी आ सकते हैं, वर्ड मीनिंग के सेक्शन में भी आए हुए हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, साइट साइट साइट। अब देखिए स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन तीनों का एक है। CITE साइट होता है जब हम किसी चीज का एक एग्जाम्पल देते हैं या कोई रेफरेंस देते हैं, इंस्टेंस देते हैं, उदाहरण देते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइट। लाइक साइट अ रेफरेंस मीन्स गिव अ रेफरेंस या गिव एन एग्जाम्पल। जब हम किसी एग्जाम्पल से किसी चीज को प्रूव करते हैं दैट इज टू साइट। दूसरा है SITE साइट, ये वाले साइट का मतलब होता है जैसे लोकेशन, हम किसी लोकेशन पर हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस प्लॉट पे, तो हम बोल सकते हैं आई एम एट द साइट। तो वो वाला साइट होता है SITE, लोकेशन वेयर कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, लोकेशन वेयर कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। द नेक्स्ट SIGHT साइट, एक तो आई साइट वाला साइट होता है, दूसरा ये वाला साइट का मतलब होता है नजारा, व्यू। बेसिकली द व्यू इज ब्यूटीफुल, सो वी कैन से व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, SIGHT। तो CITE साइट का मतलब हो गया एग्जाम्पल, रेफरेंस को इंस्टेंस देना, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक उदाहरण देना। और दूसरा SITE साइट का मतलब होता है लोकेशन, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो। एंड देन SIGHT साइट का मतलब होता है नजारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल sight। Then the next is affect and effect। AFFET affect होता है एक verb और EFFECT
ECT इफेक्ट होता है नाउन। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स और ये एग्जाम में बहुत कॉमनली आता है। तो पहला अफेक्ट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है असर डालना। इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा अफेक्टेड, और इफेक्ट होता है किसी भी चीज का असर या प्रभाव, ये होता है एक नाउन। फॉर एग्जाम्पल his habit of overeating affected his health badly. So AFFECTED because subject के बाद हमने क्या लगाया verb। अब इस पर noun यूज करते हैं। Overeating had a negative effect on his health। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं noun की। So verb और noun का difference है again। Okay, next set of words। Okay, accede and exceed। देखिए एक्सीड का मतलब होता है टू एग्री। जब हम किसी चीज से एग्री करते हैं, ये एक वर्ब है। आई एक्सीडेड टू हिम मींस आई एग्रीड टू हिम। और एक्सीड का मतलब होता है टू क्रॉस अ लिमिट। जब हम किसी भी एक लिमिट को पार कर जाते हैं, यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट, आपने इस अपनी लिमिट को पार कर लिया है। तो एक्सीड होता है टू एग्री, वर्ब है, और एक्सीड भी यहाँ पर एक वर्ब है, बट इसका मतलब होता है किसी भी एक लिमिट को, आपको कोई भी चीज दी गई है उसको पार कर लेना, ओवरबोर्ड चले जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीड। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, एडिशन और एडिशन। एडिशन होता है जैसे प्लस करना, मैथ्स में हम प्लस प्लस करते हैं, एडिशन ऐड करना, मात्रा बढ़ाना, 2 + 2, सो एडिशन हो गया ये। सो एडिशन होता है एक्स्ट्रा, एक चीज में दूसरी चीज को एड ऑन करना। और एडिशन, बुक का एडिशन होता है, आपने सुना होगा द लिमिटेड एडिशन अवेलेबल है इस बुक का, मींस लिमिटेड स्टॉक। तो एडिशन होता है जब सेम पब्लिशर के थ्रू वो बुक पब्लिश हुई हो, या सेम आप कह सकते हो फ्रेम में वो बुक पब्लिश हुई हो। सो इट रेफर्स टू बेसिकली पब्लिशिंग ऑफ बुक। एडिशन रेफर्स टू पब्लिशिंग ऑफ बुक। अगर एक ही फॉर्म में कोई बुक पब्लिश होती है, सो वी कैन से एडिशन। तो एडिशन होता है किसी चीज को ऐड करना, जैसे मैथ्स में प्लस होता है, और एडिशन होता है किसी बुक्स को रेफर करते हैं ये, जैसे बुक्स का एडिशन होता है मींस वो किस तरीके से पब्लिश हुई हैं या आपके सामने प्रेजेंट करी गई है, प्रिंट करी गई है। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड, ऑलराइट, CAIN, केन। CAIN, केन एक बहुत ही, it has a very different meaning. Cain was actually the son of Adam and Eve. You must have heard a story of Adam and Eve. Cain was the son of Adam and Eve who actually killed his brother. So अब क्या होता है, ये वर्ड कैसे यूज होता है, कोई भी अगर अपने ही भाई को मार देता है तो हम उसको रेफर कर सकते हैं विद द वर्ड Cain. So CAIN, Cain actually is a word used to refer a person who kills his own brother. दूसरा केन होता है जैसे बांस होता है हिंदी में, बैम्बू। कोई भी चीज बैम्बू का बनाओ, जैसे बैम्बू की चेयर्स होती हैं, बैम्बू की कॉट्स होती हैं बांस की, तो उसको हम बोलते हैं केन। प्लस एक स्टिक भी होती है जिससे लोग चलते हैं, जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, दे कैन यूज अ स्टिक टू वॉक। सो केन की स्टिक्स भी होती हैं, वॉकिंग स्टिक भी होती है केन की। तो बेसिकली केन इज बेसिकली बैम्बू, ठीक है, बांस, उसकी कोई भी चीज बनी हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे मैट हो, एनीथिंग इट मे बी, उसको हम बोल सकते हैं दिस चेयर इज मेड ऑफ केन। तो वो होगा CANE, केन। केन की स्टिक्स भी होती हैं, वॉकिंग स्टिक के काम आती है। और CAIN, केन एक्चुअली रेफर्स टू पर्सन हु किल्स हिज ओन ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड, कूप एंड कूप। पहला वाला जो कूप है COOP, इट्स एक्चुअली अ केज टू कीप बर्ड्स। ये एक पिंजरा है जिसमें चिड़ियों को रखा जाता है। इट इज एक्चुअली अ केज टू कीप द बर्ड्स। और दूसरा जो COUPE कूप होता है, वो कहा जाता है व्हीकल्स को। जैसे कार हो गई जिसके 2 डोर्स हैं, कार which is 2-seater, which has 2 doors but obviously 4 wheels, और पीछे स्लोपिंग होता है, that such a vehicle is called a कूप, COUPE। जैसे कैरियज होता है, कैरियज which has 2 doors, okay, and 2 people basically to sit, such a carriage or a car is called a coop. तो COOP coop is a cage to keep birds, and COUPE coop कहा जाता है a vehicle which has
टू डोर्स, राइट, एंड पीछे स्लांट होता है, जैसे कार हो गई कोई या कैरेज हो गया, that vehicle is called a coupe. Okay, then the next word cheap and cheap. देखिए पहला cheap है, it is actually the chirping sound of a bird. It refers to chirping sound of a bird. जो birds की चहकने की आवाज होती है, that is called cheap, chirping sound of a bird. और दूसरा CHEAP cheap होता है, like हम बोल सकते हैं कोई भी चीज अगर कॉस्ट में कम है तो हम कहते हैं इट्स वेरी चीप. तो मतलब थिंग्स विच आर नॉट कॉस्टली, थिंग्स विच आर नॉट कॉस्टली, ओके, वन कैन इजीली अफोर्ड, बहुत कम पैसों में मिल रही है. या कई बार हम किसी के बिहेवियर को भी चीप कह देते हैं. सो एनीथिंग विच इज इनडिसेंट, जैसे इनडिसेंट बिहेवियर हो गया, उसको भी हम चीप कह सकते हैं. या कोई चीज लो क्वालिटी की है, एनीथिंग दैट इज ऑफ लो क्वालिटी, उसको भी हम चीप कहते हैं. तो चीप मॉनेटरी सेंस में भी यूज होता है. कोई भी चीज अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी है तो हम कह सकते हैं इट्स ऑफ चीप क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है प्रोडक्ट, मटेरियल उसमें अच्छा यूज नहीं हुआ है. और नेक्स्ट इज बिहेवियर, ही बिहेव चीपली, मीन्स उसने बहुत इनअप्रोप्रिएटली, इनडिसेंटली बिहेव करा. तो दीज वर सम मोर सिमिलर वर्ड्स. ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरीके से और आ सकते हैं. बाकी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, हमारा पूरा होमोनिम्स का सेक्शन अपलोडेड है. आई हैव डिस्कस्ड मल्टीपल वर्ड्स इन दैट, मल्टीपल पेयर वर्ड्स इन दैट. Please go through that video and learn some good homonyms. All right, so this is all for now, students. In the next session I will be coming up with some more different kind of sections and different topics for you जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, because now it's like a momentous time going on for you. बहुत ही कम समय बचा है, so we all have to gear up, pull up our socks and get ready for the exam, right? So I hope all of you agree with me. Thank you very much. Jai Hind. Take care.